जायरो एक बिल्कुल नॉर्मल लड़के की तरह मॉडर्न जापान में रहता था, लेकिन एक दिन उसे पता चला कि वो जानवरों की बातें समझ और उनसे बात कर सकता है। उस दिन के बाद उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। बचपन में स्कूल के कुछ लड़के उसे रोज तंग करते थे। वो उसे फ्रीक कहकर मजाक उड़ाते थे, लेकिन जायरो चुप रहने वालों में से नहीं था। हर बार जवाब सीधा मुक्के से देता था। एक दिन फिर लड़ाई करके घर लौटा। वो अपने पेट डॉग नचाई के पास जाकर बैठ गया। नचाई प्यार से पूछता है कि क्या आज फिर किसी से फाइट हुई है। जायरो उदास होकर बताता है कि स्कूल वाले उसे अजीब समझते हैं, इसलिए उसके पास लड़ने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। नचाई शांत आवाज में कहता है कि लोगों की बातों का बुरा मत मान। एक दिन तुझे समझ आ जाएगा कि तेरे अंदर कितनी खास ताकत छुपी हुई है। समय धीरे धीरे बीत जाता है। अब जायरो बड़ा और काफी स्ट्रांग जवान बन चुका होता है, लेकिन एक चीज बिल्कुल भी नहीं बदली, उसका झगड़ों में पड़ने का शौक। एक दिन वो ब्रिज के नीचे खड़े 3 स्कूल पंक्स के सामने पहुंच जाता है। उनमें से एक धमकी देता है कि उनका सेनपाई डीमन लीग का लीडर है, इसलिए जायरो को संभल कर बात करनी चाहिए। लेकिन जायरो बिना डरे आराम से नाक साफ करते हुए कहता है, उसे किसी सेनपाई से कोई फर्क नहीं पड़ता और उसके हिसाब से वो सिर्फ एक बेवकूफ है। ये सुनते ही एक गुंडा गुस्से में सीधा पंच मार देता है, पर गायरो उससे बहुत तेज निकलता है। वो अटैक को आसानी से डॉज करता है और एक ही किक में उस लड़के को सीधा नदी में गिरा देता है। बाकी दोनों ये देखकर हैरान रह जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि इतनी स्पीड आई कहां से। गायरो उनका भी मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। दोनों एक साथ उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन दोनों मिलकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। कुछ ही पलों में गायरो उनकी बुरी तरह पिटाई कर देता है। तीनों भीगे और जख्मी हालत में वहां से भाग जाते हैं। तभी पीछे से कोई उसका शुक्रिया अदा करता है। गायरो मुड़कर देखता है, एक क्रो और एक कैट उसकी तरफ आ रहे होते हैं। कैट उसका थैंक्स करती है। वो बताती है कि ये गुंडे काफी दिनों से जानवरों को परेशान कर रहे थे, लेकिन उससे गायरो की भी टेंशन होती है, क्योंकि वो लोग बदला लेने जरूर लौटेंगे। गायरो मुस्कुराकर कहता है कि उसे ऐसे लोगों से डील करना अच्छी तरह आता है। फिर वो दोनों को अलविदा कहकर घर की तरफ चल पड़ता है। घर पहुंचते ही उसका फादर उसका इंतजार कर रहा होता है। एक नजर देखते ही उसे समझ आ जाता है कि गायरो फिर किसी से लड़कर आया है। वो गुस्से में डांटते हुए कहता है, मैंने तुझे निंजा बनना इसलिए नहीं सिखाया था कि तू सड़कों पर गुंडागर्दी करे। गैरो भी तुरंत जवाब दे देता है, आज के जमाने में किसी को निंजास की परवाह ही नहीं है, ये सब सिर्फ वक्त की बर्बादी है। उसकी बात सुनकर फादर का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो तुरंत उसकी तरफ निंजा स्पाइक्स फेंक देता है, लेकिन गैरो उन सबको आसानी से बच जाता है। इसके बाद फादर अपनी पुरखों की कटाना निकालते हैं। वो बताते हैं कि ये तलवार एडो पीरियड से उनके परिवार में चली आ रही है। उनके पुरखों को ये बैटलफील्ड में बहादुरी दिखाने के इनाम में मिली थी। फादर कहते हैं कि एक दिन इसी विरासत को गैरो को आगे बढ़ाना होगा, लेकिन गैरो हंस पड़ता है। उसे लगता है ये तलवार सिर्फ नकली शो पीस है। ये सुनकर फादर बिना देरी के तलवार खींच लेते हैं। अब गैरो की सारी हिम्मत हवा हो जाती है। वो घर के अंदर भागते हुए माफी मांगने लगता है। थोड़ी देर बाद सब शांत हो जाता है। सजा के तौर पर फादर उससे पूरा घर साफ करने को बोलते हैं। फिर बताते हैं कि वो टाउन एसोसिएशन की मीटिंग में जा रहे हैं, रात को देर से लौटेंगे, इसलिए सोने से पहले दरवाजा लॉक कर देना। जायरो धीरे से बोलता है कि वो अब कोई छोटा बच्चा नहीं है। तभी अचानक वही क्रोध तेज आवाज में वापस आ जाता है। वो घबरा कर कहता है कि बहुत बड़ी इमरजेंसी हो गई है। जंगल में एक कैट बुरी तरह जख्मी पड़ी है। जायरो बिना वक्त गवाए उसके पीछे जंगल की तरफ दौड़ पड़ता है। थोड़ी देर बाद वो उस कैट तक पहुंच जाता है। कैट खून से लथपथ जमीन पर पड़ी होती है। जायरो ध्यान से चेक करता है। उसे एहसास होता है कि कैट अभी भी जिंदा है। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा होता है, आखिर जंगल में ऐसा क्या हुआ जिसने इस बेचारी कैट को इस हालत में पहुंचा दिया। जायरो जल्दी से उस कैट के पास बैठ जाता है। वो बार बार उसे आवाज देकर चेक करता है कि कहीं उसकी सांसें रुक तो नहीं गई। तभी कैट के अंदर कुछ अजीब सा हिलने लगता है, जैसे उसकी रूह के अंदर कोई अंधेरी ताकत अचानक जाग उठी हो। जायरो बिना कुछ सोचे कैट को अपने घर ले आता है। वो उसके जख्मों का इलाज करता है। धीरे धीरे कैट की हालत सुधरने लगती है। कुछ देर बाद उसकी आंखें खुल जाती हैं। जायरो उसके लिए कैट फूड लेकर रूम में आता है। कैट को होश में देखकर वो चैन की सांस लेता है। उसे लगता है कि अब सबसे बड़ा खतरा टल चुका है। जायरो मुस्कुराते हुए उसका नाम पूछता है। वो कहता है कि हर आवारा जानवर का भी कोई ना कोई नाम तो होता है। कैट हल्का सा हंस पड़ता है। वो ताना मारते हुए कहता है कि नाम जानकर भी क्या करोगे, इंसान तो वैसे भी जानवरों की जुबान समझ ही नहीं सकते। लेकिन अगले ही पल जायरो उसकी बात का सीधा जवाब दे देता है। ये देखकर कैट की आंखें फट जाती हैं। वो घबराकर सीधा बेड के नीचे छुप जाता है। जायरो उससे प्यार से बाहर आने को कहता है। वो समझाता है कि उसे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कैट चुपचाप जायरो को महसूस करने की कोशिश करता है। वो उसके अंदर किसी भी जादुई एनर्जी को ढूंढता है, लेकिन उसे कुछ भी महसूस नहीं होता। उसके सामने सिर्फ एक नॉर्मल इंसान खड़ा होता है। फिर भी वो समझ नहीं पाता कि जायरो जानवरों की लैंग्वेज कैसे समझ रहा है। जायरो एक नया आइडिया सोचता है। वो अपना सीक्रेट वेपन निकालता है, एक पैकेट टेस्टी किटी ट्रीट्स। ट्रीट्स की खुशबू आते ही कैट का डर हवा हो जाता है।
वो धीरे से बेड के नीचे से बाहर आ जाता है और मजे से खाना खाने लगता है। जैरो उसे देखकर खुश हो जाता है। पेट भरने के बाद कैट फाइनली अपनी सच्चाई बताता है। वो कहता है कि वो असल में एक नॉर्मल कैट नहीं है, उसका नाम रेगो है और वो एक अमर जीव है। लोग उस जाति को मोनोके कहते हैं। जैरो ये सुनकर बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है। उसे लगता है कि रेगो कुछ ज्यादा ही अजीब बातें कर रहा है। तब रेगो सब कुछ डिटेल में समझाता है। मोनोके ऐसे जादुई जीव होते हैं जो अपनी मर्जी से इंसान या जानवर का रूप ले सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ह्यूमंस को उनके बारे में कोई आइडिया नहीं होता। कुछ मोनोके इंसानों के बीच छुपकर रहते हैं और कुछ जंगल और पहाड़ों की तन्हा जिंदगी पसंद करते हैं। जायरो फिर पूछता है कि उसकी ये हालत किसने की। रेगो बताता है कि उस पर एक दूसरे मोनोके ने हमला किया था। जायरो हैरान होकर वजह पूछता है। रेगो कहता है कि उसे पूरी बात खुद भी नहीं पता। वो सिर्फ इतना जानता है कि बहुत लंबी नींद के बाद जब वो जागा तब उसने खुद को कई मोनोके से घिरा हुआ पाया। वो सब उसकी मदद चाहते थे, लेकिन रेगो ने साफ मना कर दिया। इसके बाद सबने मिलकर उस पर हमला कर दिया और उसे मौत के करीब छोड़ दिया। जायरो पूछता है कि जब वो भी मोनोके थे तो तुमने उनकी हेल्प क्यों नहीं की। रेगो का चेहरा सख्त हो जाता है। वो कहता है कि उसे ऐसे लोगों से नफरत है जो अपनी कमजोरी छुपाने के लिए किसी और की ताकत का सहारा लेते हैं। ये बात जायरो के दिल को छू जाती है। रेगो फिर कहता है कि शायद तुम मेरी बात पर यकीन भी नहीं करोगे। जायरो हल्का सा मुस्कुरा देता है। वो मानता है कि ये सब सुनने में बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो रेगो पर भरोसा नहीं करेगा। आखिर वो खुद जानवरों से बात कर सकता है। उसके सामने मोनोके की बात इतनी भी नामुमकिन नहीं लगती। शाम होते ही जायरो रेगो को नहलाता है। तब उसकी नज़र एक हैरान कर देने वाली बात पर पड़ती है। रेगो के सारे जख्म लगभग पूरी तरह भर चुके होते हैं। अब जायरो को यकीन हो जाता है, रेगो सच में कोई आम कैट नहीं है। वो हंसकर कहता है कि पहले उसे लगा था रेगो बस दर्द की वजह से उल्टी सीधी बातें कर रहा है। फिर जायरो अपनी पुरानी यादों में खो जाता है। वो बताता है कि रेगो उसे अपने पुराने डॉग नचाई की याद दिलाता है। दोनों की पर्सनालिटी बिल्कुल अलग थी, लेकिन दोनों में एक अजीब सी अपनेपन की फीलिंग थी। जायरो याद करता है कि बचपन में जब स्कूल से पिटकर घर आता था तब नाचाई हमेशा उसे अपने साथ नहाने के लिए बुलाती थी। उसके साथ वक्त बिताते ही उसका सारा दर्द और गुस्सा खत्म हो जाता था। रात गहरी हो जाती है। जायरो आराम से सो जाता है, लेकिन आधी रात को रेगू चुपके से खिड़की पर चढ़ जाता है। वो धीरे से जायरो का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि उसने उसकी जान बचाई है। ये एहसान वो कभी नहीं भूलेगा, लेकिन अब उसे यहां से जाना होगा। रेगू खिड़की से बाहर छलांग लगा देता है। नीचे उतरते ही उसे महसूस होता है उसके जख्म तो भर गए हैं, पर उसकी असली ताकत अभी वापस नहीं आई। जैसे ही वो आगे बढ़ने लगता है, पीछे से जायरो की जम्हाई भरी आवाज सुनाई देती है। जायरो पूछता है कि इतनी रात को कहाँ जा रहे हो। रेगू बुरी तरह घबरा जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि जायरो इतनी जल्दी नीचे कैसे पहुंच गया, लेकिन जायरो उस सवाल का जवाब देने के मूड में नहीं होता। वो सिर्फ इतना कहता है, इस हालत में बाहर निकलना बिल्कुल भी ठीक आइडिया नहीं है। रेगू ठंडी आवाज में कहता है कि उसके जाने से जायरो का कोई लेना देना नहीं है। जायरो तुरंत जवाब देता है, आखिर उसकी जान मैंने ही बचाई थी। रेगो बिना इमोशन के कहता है, मैंने कभी तुमसे मुझे बचाने को नहीं कहा था। जो भी किया तुमने अपनी मर्जी से किया, और वैसे भी अगर मैं जंगल में मर भी जाता मुझे कोई अफसोस नहीं होता। ये सुनकर गैरो हैरान रह जाता है। वो पूछता है कि आखिर तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो। रेगो फिर वही जवाब देता है, ये मेरी पर्सनल बात है, तुम इसमें मत पड़ो। अब गैरो का सब्र टूट जाता है। वो कहता है कि जब तक सच नहीं बताओगे मैं तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगा। बस इतना सुनते ही रेगो का चेहरा बदल जाता है। उसके आसपास का माहौल अचानक भारी हो उठता है। काली डिमोनिक एनर्जी उसके शरीर से निकलने लगती है। वो गुस्से में गैरो पर चीखता है, चुप हो जाओ और वापस जाकर सो जाओ, वरना तुम्हारा गला चीरने में मुझे एक पल भी नहीं लगेगा। रेगो उसे याद दिलाता है, वो कोई नॉर्मल कैट नहीं है, वो एक मोनोके है, एक ऐसा शैतानी जीव जो इंसानों को भी मार सकता है। इसलिए गैरो के लिए सबसे बेहतर यही होगा कि वो उससे जितनी दूर रहे उतना अच्छा है। गैरो उसकी बात सुनकर एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो जाता है, लेकिन तभी पीछे से किसी और की आवाज सुनाई देती है। दोनों एक साथ मुड़कर देखते हैं। उनके घर के आंगन में एक बहुत ही बड़ा और डरावना आदमी खड़ा होता है। रेगो के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे समझ आ जाता है अब भागने का मौका उसके हाथ से निकल चुका है। उधर गायरो उस अनजान आदमी को घूरते हुए पूछता है, क्या बिना परमिशन किसी के घर घुसना तुम्हारी आदत है? वो आदमी ठंडी मुस्कान के साथ कहता है, थोड़ी देर में तुम वैसे भी जिंदा नहीं बचोगे। इतना कहकर उसका हाथ अचानक बदलना शुरू हो जाता है। पल भर में वो एक भयानक डिमोनिक आर्म बन जाता है और सीधा गायरो पर वार करता है। लेकिन अटैक लगने से पहले ही रेगो जोर से गायरो को धक्का दे देता है। गायरो दूर जा गिरता है और रेगो बिना रुके जंगल की तरफ भाग पड़ता है। बड़ा मोनोके भी तुरंत उसके पीछे दौड़ लगाता है। गायरो कुछ पल के लिए वहीं खड़ा रह जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि अभी हुआ क्या है।
उधर रेगो अपनी पूरी ताकत से जंगल के अंदर भाग रहा होता है। उसे बस इतना करना है कि किसी तरह थोड़ा फासला बना ले, लेकिन उसके पुराने जख्म अभी भी उसका साथ नहीं दे रहे। उसकी स्पीड पहले जैसी नहीं बची। इसी कमजोरी का फायदा उठाकर बड़ा मोनोनोके हवा में ही उसे पकड़ लेता है और जोर से जमीन पर दे मारता है। रेगो दर्द से करा उठता है। बड़ा मोनोनोके हंसने लगता है। वो मजाक उड़ाते हुए कहता है, तो तुम ही हो मशहूर स्टार ऑफ डूम। सच कहूं, तुम्हें देखकर मैं बिल्कुल इंप्रेस नहीं हुआ। फिर वो शांत आवाज में कहता है, सीधे मेरे साथ चलो। मैं बिना वजह किसी और मोनोनोके को मारना नहीं चाहता। ये सुनते ही रेगो की आंखों में गुस्सा भर जाता है। उसके शरीर से फिर से काली एनर्जी निकलने लगती है। वो दांतों को भींच कर कहता है, तुम लोगों को मेरी फिक्र नहीं है। तुम सब सिर्फ मेरी पावर्स के पीछे पड़े हो, और अगर उन पावर्स को पाने के लिए तुम अपनी जान दांव पर लगाना चाहते हो, तो फिर इस फैसले का अंजाम भी तुम ही भुगतना पड़ेगा। जैसे ही दूसरा डीमन कहता है कि अगर चाहे तो उस आदमी को वापस ले जाओ, दोनों एक दूसरे के सामने लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन अटैक शुरू होने से पहले ही जीरो अचानक बीच में आ जाता है। अपनी तलवार से वो सीधा डीमन के हाथ काट देता है। डीमन भी शॉक हो जाता है। रीगो हैरान रह जाता है। वो गुस्से में जायरो से पूछता है कि क्या उसे अपनी जान की कोई परवाह नहीं। रीगो उसे तुरंत वहां से भागने को कहता है, लेकिन जायरो साफ बोल देता है कि अगर रीगो अब मर गया तो उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, इसलिए वो किसी भी हाल में उसे मरने नहीं देगा। रीगो और भी गुस्से में आ जाता है। वो समझाता है कि ये आम लोगों की लड़ाई नहीं बल्कि डीमंस की जंग है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बड़ा डीमन गुस्से से दहाड़ता है। अगले ही पल उसका पूरा शरीर बदलने लगता है। कुछ ही सेकंड्स में वो एक बहुत ही डरावना और विशाल मॉन्स्टर बन जाता है। मॉन्स्टर हैरान होता है। उसे समझ ही नहीं आता कि एक इंसान उसकी शक्ल देखकर भी डरा क्यों नहीं। इसलिए वो बिना वक्त गवाए जायरो पर सीधा हमला कर देता है। रीगो को लगता है कि अब जायरो का बचना नामुमकिन है, लेकिन सबको सरप्राइज करते हुए जायरो उस अटैक से बच निकलता है। एक पल में ही वो मॉन्स्टर के पीछे पहुंच जाता है। पर जायरो ने एक बात का अंदाजा नहीं लगाया था, ये मॉन्स्टर उसकी सोच से भी ज्यादा तेज था। पलक झपकते ही मॉन्स्टर हवा में उसके पीछे पहुंच जाता है। अपनी तेज उंगली से वो जायरो के सीने को आर पार कर देता है। जायरो के मुंह से खून निकलने लगता है। इतनी बुरी चोट के बाद भी वो तलवार चलाने की कोशिश करता है, लेकिन मॉन्स्टर फिर से उसके वार से बच जाता है। अगले ही पल जायरो जमीन पर गिर पड़ता है। उसकी आंखों से धीरे धीरे जिंदगी की रोशनी मिटने लगती है। ये सब देखकर रीगो बिल्कुल खामोश हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि ये इंसान आखिर इतना अलग क्यों है। एक ऐसे मॉन्स्टर के लिए जिसने कभी उसका कुछ नहीं लगता, जायरो अपनी जान तक दांव पर लगा देता है। तभी वो बड़ा मॉन्स्टर हंसने लगता है। वो रीगो का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि शायद वो काफी टाइम से भूखा है, इसलिए उसे जायरो को खा लेना चाहिए। उसकी ताकत भी वापस आ जाएगी और फिर दोनों अच्छी तरह लड़ सकेंगे। रीगो धीरे से उसकी तरफ मुड़ता है। इस बार उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा होता है। वो मॉन्स्टर को चुप रहने के लिए कहता है। एक पल के लिए रीगो भी सोचता है कि अगर वो जायरो को खा ले तो उसकी सारी पावर्स वापस आ सकती हैं। इसीलिए वो अपनी बची हुई सारी स्पेक्ट्रल पावर गायरो के अंदर ट्रांसफर कर देता है। अपनी ही एग्जिस्टेंस को कुर्बान करके वो गायरो की जान बचा लेता है। ये देखकर बड़ा मॉन्स्टर भी शॉक में आ जाता है। वो चीख कर पूछता है कि एक डीमन अपनी सारी ताकत किसी इंसान को कैसे दे सकता है। रीगो उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। वो बस उसे चुप रहने को कहता है। अगले ही पल गायरो दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ। रीगो उससे कहता है कि अभी सवाल पूछने का वक्त नहीं है, पहले इस मॉन्स्टर को खत्म करना होगा। मॉन्स्टर लगातार हमले करता रहता है। गायरो हर वार से मुश्किल से बचता रहता है। इसी बीच रीगो उसे सही वक्त का इंतजार करने को कहता है। गायरो घबराकर बोलता है कि वो इतने बड़े मॉन्स्टर को हरा ही नहीं सकता, लेकिन रीगो उसे यकीन दिलाता है। वो कहता है कि बस मेरे सिग्नल पर एक पंच मारना। गायरो बिना हिचकिचाए उसकी बात मान लेता है। जैसे ही परफेक्ट टाइमिंग मिलती है, वो अपना पूरा जोर लगाकर एक ही मुक्का मारता है। रीगो की पावर्स उस अटैक के साथ फट पड़ती हैं। एक ही हिट में वो मॉन्स्टर 2 टुकड़ों में फट जाता है और वहीं उसका अंत हो जाता है। लेकिन जायरो को समझने का मौका भी नहीं मिलता कि उसके साथ हुआ क्या है। अचानक एक औरत उसकी गर्दन पर चाकू रख देती है। उसी वक्त एक आदमी सिगरेट पीते हुए सामने आता है। वो कहता है कि घबराने की जरूरत नहीं, वो लोग डीमंस नहीं बल्कि गवर्नमेंट के एस्पियोनाज डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं। फिर वो अनाउंस करता है कि जायरो को कस्टडी में लिया जा रहा है। जायरो कुछ बोलने की कोशिश ही करता है, तभी वो औरत उसके सर के पीछे जोर से वार करती है। एक ही हिट में जायरो बेहोश होकर गिर पड़ता है। आर्मर पहने हुए सोल्जर्स आपस में बहस करने लगते हैं। कोई भी उस बेहोश लड़के को उठाना नहीं चाहता, सब उससे डर रहे होते हैं। आखिर में वही औरत सबका काम खत्म करती है। वो जायरो की टांग पकड़कर उसे जमीन पर घसीटते हुए ले जाती है, जैसे किसी शिकार की लाश खींच कर ले जाई जा रही हो। बेहोशी के दौरान जायरो खुद को एक अजीब सफेद जगह पर पाता है। वहां उसकी मुलाकात धुंध जैसे दिख रहे रेगो से होती है। रेगो उसके सीने की तरफ इशारा करता है। जायरो नीचे देखता है। उसके सीने में एक बड़ा सा सुराख बना हुआ होता है। वो इस बात से घबरा ही रहा होता है,
तभी अचानक उसकी आंखें खुल जाती हैं। अब वो हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा होता है। तेज दर्द के साथ वो धीरे से उठकर बैठता है। सबसे पहले वो अपने सीने को देखने लगता है। जायरो सबसे पहले अपने सीने को चेक करता है। वो चैन की सांस लेता है जब उसे वहां कोई सुराख नजर नहीं आता। तभी अचानक एक आवाज उसका ध्यान तोड़ देती है। वही लड़की जो उसे लेकर आई थी उसके बेड के पास बैठी होती है। फोन पर रील्स देखते हुए वो कैजुअली बताती है कि जायरो 1.5 दिन से ज्यादा वक्त तक बेहोश था। फिर वो अपना नाम इकाई बताती है। जायरो उससे कुछ और पूछ पाता उससे पहले ही इकाई अपने सीनियर को कॉल कर देती है। वो बताती है कि जायरो होश में आ गया है और अब उससे बात की जा सकती है। इसी बीच एक अजीब चीज होती है। काले धुंध जैसी एनर्जी गायरो के शरीर से बाहर निकलती है। कुछ ही पल में वो धुंध एक बिल्ली का रूप ले लेती है और सीधा जाकर गायरो के सर पर बैठ जाती है। गायरो तुरंत समझ जाता है कि ये रेगो है। वो गुस्से में उसे सर से उतरने को कहता है। दोनों फिर से बच्चों की तरह बहस शुरू कर देते हैं। इकाई बार बार उन्हें चुप कराने की कोशिश करती है। वो याद दिलाती है कि ये हॉस्पिटल है। थोड़ी देर बाद रूम का दरवाजा खुलता है। इकाई का सीनियर अंदर आता है। सबसे पहले वो दोनों की बहस खत्म करवाता है। फिर वो गायरो की तरफ देखकर मुस्कुराता है। वो कहता है कि इतनी खतरनाक चोट के बाद भी जिंदा रहना हर किसी के बस की बात नहीं। उसके बाद उसकी नज़र रेगो पर जाती है। वो उससे पूछता है कि अब उसकी तबीयत कैसी है। रेगो तुरंत शक भरी नज़रों से उस आदमी को देखता है। वो ठंडे अंदाज में कहता है कि अपने काम से मतलब रखो। अगर अपनी जान प्यारी है तो ज़्यादा सवाल मत पूछो। सीनियर तुरंत समझ जाता है कि रेगो आसानी से किसी पर भरोसा नहीं करता, लेकिन उसे ये भी महसूस होता है कि रेगो फिलहाल उन्हें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। इसलिए वो पहले अपना इंट्रोडक्शन देने का फैसला करता है। वो बताता है कि उसका नाम शेबा है और वो ब्यूरो ऑफ एस्पियोनाज का ऑफिसर है। गायरो उसकी बात बीच में ही काट देता है। वो कहता है कि ये बात तो वो पहले ही बता चुका है, अब उसे सिर्फ एक बात जाननी है, आखिर उन लोगों ने उसे पकड़ा ही क्यों। शीबा हल्का सा हैरान हो जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि सर पर इतनी जोर की चोट खाने के बाद भी गायरो को सब याद है। फिर वो गायरो से एक और सवाल पूछता है, क्या उसने कभी अनी बाबिन नाम के ग्रुप के बारे में सुना है। गायरो कुछ देर सोचता है, फिर बताता है कि उसके पिता ने कभी इस ग्रुप का जिक्र किया था। उनके हिसाब से एडो शोगिनोग के दौरान ये शोगन के खास अंडरकवर एजेंट्स हुआ करते थे। शीबा मुस्कुराता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि गायरो को इतनी हिस्ट्री पता होगी। फिर वो एक बड़ा राज खोलता है। वो बताता है कि अनी बाबिन कभी खत्म ही नहीं हुआ। वक्त के साथ बस उसका नाम और काम बदलता गया। आज वही ऑर्गेनाइजेशन ब्यूरो ऑफ एस्पियोनाज के नाम से काम कर रही है। उनका काम देश के अंदर और बाहर इंटेलिजेंस गैदर करना है। साथ ही खतरनाक मोनोकेन को ढूंढकर रोकना भी उनकी जिम्मेदारी है। शीबा बताता है कि ज्यादातर बड़े हादसे डीमंस नहीं बल्कि इंसान ही करते हैं, इसलिए उनका काफी वक्त वीआईपी सिक्योरिटी और डेंजरस ग्रुप्स की इन्वेस्टिगेशन में निकलता है। लेकिन उसकी टीम का काम थोड़ा अलग है। उनका डिपार्टमेंट सिर्फ मोनोनोके से जुड़े केसेस देखता है और आमतौर पर उन्हें ज्यादा एक्शन देखने को नहीं मिलता। लेकिन कुछ दिन पहले सब कुछ बदल गया। उनकी फैसिलिटी पर अचानक मोनोनोके की एक गैंग ने हमला कर दिया। उसी फैसिलिटी के अंदर रीगो को सील करके रखा गया था। ये सुनकर जायरो को सब समझ आ जाता है। अब उसे पता चल जाता है कि रीगो ने डीप स्लीप वाली बात क्यों कही थी। वो असल में सील होकर सो रहा था और उस अटैक के दौरान ही अचानक जाग गया। अब शीबा की बारी थी सवाल पूछने की। वो जायरो से पूछता है कि रीगो उसके शरीर के अंदर कैसे पहुंच गया। जायरो शुरू से लेकर आखिर तक पूरी कहानी सुना देता है। उसकी बात सुनकर इकाई बिल्कुल शॉक रह जाती है। वो जायरो को डांटते हुए कहती है कि कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है। ना सिर्फ वो बीच में कूद पड़ा बल्कि एक मोनोनोके की जान बचाने की भी कोशिश की। जायरो को उसकी बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो गुस्से में कहता है कि चुप रहो, तुम वहां थी ही नहीं, इसलिए तुम्हें असली हालात का कोई अंदाजा नहीं। दोनों की बहस फिर से शुरू होने वाली होती है, लेकिन शीबा तुरंत उन्हें रोक देता है। फिर वो जायरो को एक जरूरी बात बताता है। हो सकता है रेगो और उसका फ्यूजन हमेशा के लिए हो चुका हो और शायद उन्हें अलग करने का कोई तरीका भी ना हो, लेकिन बिना रिसर्च किए कुछ भी कहना जल्दी होगी, इसलिए वो हर मुमकिन तरीके से इस राज की जांच करेंगे। साथ ही एक और प्रॉब्लम भी सामने है। वो मोनो के गैंग हर हाल में रेगो को ढूंढ रहा है, लेकिन उनका असली मकसद अभी तक किसी को पता नहीं। इसी वजह से ब्यूरो ने एक फैसला लिया है। फिलहाल गायरो उनकी प्रोटेक्शन में रहेगा। ये सुनकर गायरो तुरंत मना कर देता है, लेकिन शेबा शांत आवाज में कहता है कि अब उसके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं बचे, क्योंकि उसके गायब होने की रिपोर्ट पहले ही दर्ज करवाई जा चुकी है। शेबा बताता है कि अगले दिन गायरो को एक और सिक्योर फैसिलिटी में शिफ्ट किया जाएगा। वो साफ वार्निंग देता है कि हॉस्पिटल के बाहर हर जगह गार्ड्स तैनात हैं, इसीलिए भागने की कोशिश करना बेकार होगा। थोड़ी देर बाद गायरो अपने रूम में अकेला बैठा बोर हो रहा होता है। उसे लगने लगता है कि क्या अब उसकी पूरी जिंदगी इसी तरह कैद होकर गुजरेगी। तभी रेको हंस पड़ता है। वो याद दिलाता है कि उसने पहले ही गायरो को दूर रहने की वार्निंग दी थी, लेकिन उसने किसी की बात नहीं सुनी। रेगो बताता है कि ब्यूरो वही लोग हैं जिन्होंने कभी उसे सील करके बंद कर दिया था,
इसलिए उनसे इंसानों जैसा बर्ताव एक्सपेक्ट करना बेकार है। और एक और खतरा अभी भी बाकी है। जो मोनो के गैंग रेगो की ताकत चाहता था, वो अब भी आज़ाद घूम रहा है। वो लोग इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं। जल्द ही वो गायरो तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। रेगो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता। गायरो अचानक बेड से उठ खड़ा होता है। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि अब यहां से भागने का वक्त आ गया है। उसे किसी और के रूल्स के हिसाब से जीना मंजूर नहीं। रेगो तुरंत मना करता है। वो याद दिलाता है कि रूम के बाहर गार्ड्स खड़े हैं और इस बार वो गायरो की किसी नई मुसीबत में मदद नहीं करेगा। गायरो बस हल्का सा मुस्कुरा देता है। वो कहता है कि इस बार सब कुछ वो अकेला संभाल लेगा। फिर उसकी नज़र खिड़की के बाहर बैठे कौवों पर पड़ती है। रूम के बाहर 2 स्पेशल एजेंट्स पहरा दे रहे होते हैं। तभी अंदर से अचानक बहुत शोर सुनाई देता है। दोनों तुरंत दरवाज़ा खोल देते हैं। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, कौवों का पूरा झुंड उन पर टूट पड़ता है। एजेंट्स कुछ समझ ही नहीं पाते। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर गायरो रूम से बाहर निकल जाता है और हॉस्पिटल से सफलता से भाग जाता है। शाम ढलने तक वो हॉस्पिटल से काफी दूर एक पुल पर खड़ा होता है। वो कौवों का दिल से शुक्रिया अदा करता है। इनाम के रूप में उन्हें स्नैक्स का एक पैकेट दे देता है। उसके बाद गायरो सीधा अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। उसका इरादा अपने पिता से मिलने का होता है, लेकिन घर पहुंचने से पहले ही उसके पिता खुद उसके सामने आ जाते हैं। गायरो जल्दी से कोई बहाना बनाने की कोशिश करता है, मगर उसके पिता बिना कुछ सुने बस इतना कहते हैं, मेरे साथ चलो। गायरो चुपचाप उनके पीछे चल पड़ता है। दोनों एक सुनसान मैदान में पहुंचते हैं। गायरो हैरान होकर पूछता है कि उसे यहाँ क्यों लाया गया है। जवाब देने की जगह उसके पिता सीधा एक जोर का मुक्का मार देते हैं। गायरो हवा में उछलकर जमीन पर जा गिरता है। वो तुरंत 2 दिन तक गायब रहने के लिए माफी मांगता है, लेकिन उसके पिता बताते हैं कि शीबा उन्हें सब कुछ बता चुका है। उन्हें ब्यूरो और रीगो के बारे में पूरी सच्चाई पता चल चुकी है। वो कहते हैं कि उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा, उनका बेटा अब एक मोनोके के साथ मर्ज हो चुका है। गायरो पूरी तरह शॉक हो जाता है। वो पूछता है कि उन्हें इतनी सारी बातें कैसे पता है। तब उसके पिता एक बड़ा राज खोलते हैं। वो बताते हैं कि वो खुद कभी ब्यूरो ऑफ एस्पियोनाज के मेंबर रह चुके हैं। इतना सुनते ही रेगो अपनी स्पेक्ट्रल फॉर्म में बाहर आ जाता है। वो कहता है कि शुरू से ही इस बुढ़े के अंदर कुछ अलग महसूस हो रहा था। अब उसे समझ आ गया है कि उसका एहसास सही था। जायरो के पिता ठंडी आवाज में बोलते हैं, ना ब्यूरो तुम दोनों का इस्तेमाल करेगा और ना ही कोई मोनोके। उससे पहले वो दोनों को खत्म कर देंगे और उसके बाद अपनी जान भी दे देंगे। ये सुनकर जायरो के होश उड़ जाते हैं। अगले ही पल उसके पिता अपनी पूरी ताकत के साथ अटैक कर देते हैं। वो हवा में उछलकर एक भयानक किक मारते हैं। जायरो मुश्किल से उस वार से बच पाता है, लेकिन उसे संभलने का मौका भी नहीं मिलता। उसके पिता पल भर में उसके सामने पहुंच जाते हैं। एक के बाद एक तेज पंचेस जायरो पर बरसने लगते हैं। जायरो उनमें से एक भी रोक नहीं पाता। वो फिर से जमीन पर गिर जाता है। उसके मुंह से खून बहने लगता है। सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। उसके पिता उदास नजरों से उसकी तरफ देखते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने जायरो को सिर्फ सेल्फ डिफेंस तक ही नहीं सिखाया था। उनका सपना था कि एक दिन वो उसे एक असली वॉरियर बनाएंगे। लेकिन अब वो सपना कभी पूरा नहीं होगा। ये कहकर वो आखिरी बार करने के लिए दोबारा उछलते हैं। इसी पल रीगो बीच में आ जाता है। अपने स्पेक्ट्रल क्लॉज से वो अटैक रोक लेता है और जायरो के पिता को पीछे धकेल देता है। रीगो जोर से चिल्लाता है। वो जायरो को समझाता है कि उसका पिता सच में उसे मारना चाहता है। अब इस लड़ाई को मजाक समझना बंद करो। लेकिन जायरो उल्टा रीगो पर ही गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि जब तक मैं ना कहूं मेरे शरीर से बाहर मत आना। उसी वक्त उसके दिमाग में बचपन की यादें लौट आती हैं। उसे याद आता है कैसे वो एक बिल्ली को बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ गया था, लेकिन नीचे उतरना ही भूल गया था। हर बार उसके पिता ही नीचे खड़े होते थे। अगर वो गिरता भी तो पकड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। दांत जरूर पड़ती थी, लेकिन साथ कभी नहीं छूटा। अब वही पिता उसके सामने खड़े थे। उनकी आंखों में सिर्फ सख्ती नजर आ रही थी। वो बताते हैं कि सालों तक उन्होंने शैडो रेल्म नाम की नरक जैसी दुनिया में लड़ाई लड़ी, कभी अपने ही लोगों से, कभी मोनोकी से। ये सब सिर्फ इसलिए था ताकि जायरो उस अंधेरी दुनिया से हमेशा दूर रहे। लेकिन अब जायरो ने खुद ही उनकी सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। जायरो के पिता गुस्से में कहते हैं कि उसने उन चीजों में दखल दिया जहां उसे कभी पढ़ना ही नहीं चाहिए था। लेकिन जायरो बस मुस्कुरा देता है। वो कहता है कि उसे अपने किसी भी फैसले का पछतावा नहीं है और इस मुश्किल से भी वो खुद ही बाहर निकलेगा। ये सुनकर उसके पिता दोबारा हमला कर देते हैं। इस बार जायरो पीछे हटने की जगह सीधा अपना सर उनके मुक्के से टकरा देता है। उसका इरादा सिर्फ अटैक की स्पीड कम करना होता है, लेकिन उसके पिता की ताकत बहुत ज्यादा थी। जायरो जोर से पीछे उछल जाता है। हवा में ही वो मुश्किल से अपना बैलेंस संभाल लेता है, फिर दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। उसके माथे से खून बहना शुरू हो चुका होता है। जायरो की जिद देखकर उसके पिता गहरी सांस लेते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि ये लड़का मौत के सामने भी पीछे नहीं हटेगा। आखिरकार वो अपने हाथ नीचे कर देते हैं। वो मान लेते हैं कि हार उनकी हुई है, क्योंकि असली हिम्मत की कमी उनमें थी, जायरो के नहीं। ये कहकर वो चुपचाप वहां से चले जाते हैं।
रात होते ही जायरो घर के हॉट टब में आराम से बैठा होता है। रीगो उससे डांटते हुए कहता है कि बार बार मौत के मुंह में कूदना बंद करे। अगर गायरो हर बार मरने ही लगेगा तो उसकी जान बचाने का कोई मतलब नहीं बचेगा। गायरो हल्की सी मुस्कान के साथ रीगो की तरफ देखता है। वो कहता है कि अब से वो सिर्फ रीगो नहीं, उसका पार्टनर है। अब दोनों को हर मुश्किल का सामना साथ मिलकर करना होगा। इसी वक्त गायरो के पिता को शीबा का फोन आता है। शीबा कहता है कि हॉस्पिटल से गायरो के भागने पर सब लोग परेशान हो गए थे, लेकिन अब जब वो घर पहुंच गया है तो टेंशन की बात नहीं। वो बताता है कि अगले दिन ब्यूरो की गाड़ी गायरो को लेने आएगी, क्योंकि अब उसे उनकी टीम का हिस्सा बनना होगा और इस वक्त ब्यूरो को उसकी बहुत ज़रूरत है। अगली सुबह गायरो काफी जल्दी उठ जाता है। वो अपना सारा सामान पैक करने लगता है। तभी रेगो उससे रोककर पूछता है कि क्या वो सच में ये सब करने वाला है। रेगो को लगता है कि गायरो बिना सोचे समझे खुद को खतरे में डाल रहा है। उससे बिल्कुल नहीं पता कि ब्यूरो के लोग असल में कौन हैं। और अब गायरो के पास रेगो की पावर्स भी हैं। इस वजह से वो एक बिल्कुल यूनिक केस बन चुका है। किसी को नहीं पता कि ब्यूरो उसके साथ आगे क्या करेगा। गायरो हल्का सा मुस्कुराता है। वो रेगो को टीज करते हुए पूछता है कि कहीं उससे उसकी फिक्र तो नहीं होने लगी। रेगो तुरंत उससे चुप रहने को कह देता है। कुछ देर बाद गायरो अपना सामान लेकर नीचे पहुंचता है। वहां इची पहले से उसका इंतजार कर रही होती है। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो बिल्कुल खुश नहीं है। इची बताती है कि वो गायरो की गार्ड और चपेरो बांधकर आई है। उसका काम ये इंश्योर करना है कि गायरो कोई बेवकूफ़ी ना करे, जैसे चुपके से भाग जाना। फिर वो बाहर खड़े कंपनी ट्रक की तरफ इशारा करती है। गायरो को उसी ट्रक के पीछे इची के साथ जाना था। इची का एटीट्यूड देखकर गायरो इरिटेट हो जाता है। उससे लगता है जैसे इची उससे किसी कीड़े की तरह देख रही हो, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। वो मुड़कर अपने फादर को गुड बाय बोलता है। उसके फादर बस इतना कहते हैं कि जिंदा रहना। गायरो कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ जवाब देता है कि उससे मारना इतना आसान नहीं है, और फिर वो अपने पुराने घर को छोड़कर एक नए सफर पर निकल पड़ता है। ट्रक जैसे ही रोड पर आगे बढ़ता है, इची अचानक जायरो के हाथों में हैंडकफ्स लगा देती है। जायरो एकदम शॉक हो जाता है। वो पूछता है कि उसके साथ प्रिजनर जैसा बिहेवियर क्यों हो रहा है। इची भी इरिटेट होकर बोलती है कि उसे खुद नहीं पता कि उसे इस इडियट को एस्कॉर्ट करने की ड्यूटी क्यों मिली। फिर वो सीधा जवाब देती है। गायरो प्रिजनर जैसा फील कर रहा है क्योंकि असल में वो प्रिजनर ही है। गायरो को समझ नहीं आता कि वो किस बात की कर रही है। तब इची ब्यूरो के बारे में बताती है। ब्यूरो का मैं काम मोनोके के खिलाफ लड़ना है, लेकिन गायरो अब आधा इंसान और आधा मोनोके बन चुका है। इसलिए ब्यूरो की नज़र में वो एक नॉर्मल इंसान नहीं है, वो एक कैप्चर्ड मोनोके जैसा केस है। इची को खुद समझ नहीं आता कि हायर अप्स गायरो में इतनी इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं। आखिर उसके लिए इतने सारे रिसोर्सेज क्यों यूज़ किए जा रहे हैं। लेकिन इची अपनी ड्यूटी को लेकर बिल्कुल सीरियस है। जो ऑर्डर मिला है वो उससे पूरी तरह फॉलो करेगी। गायरो उसकी बात सुनता है और फिर एटीट्यूड दिखाने लगता है। वो कहता है कि वो सिर्फ इसलिए इची के साथ डिसेंट बिहेव कर रहा है क्योंकि वो एक लड़की है। अगर इची लड़का होती तो गायरो अब तक उससे सबक सीखा चुका होता। ये सुनते ही इची का गुस्सा फट पड़ता है। वो गायरो के चेहरे के बिल्कुल पास ट्रक की वॉल पर जोर से पंच मारती है। मेटल की वॉल अंदर तक दब जाती है। गायरो का कॉन्फिडेंस तुरंत गायब हो जाता है। इची आंखें टेढ़ी करके कहती है कि दुनिया में दो चीज़ें हैं जिनसे वो सबसे ज़्यादा नफरत करती है। पहली चीज़ है मनोन, और दूसरी गायरो जैसे सेक्सिस्ट इडियट्स। इची के लिए गायरो की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। वो बस चाहती है कि गायरो अपना मुंह बंद रखे और यूज पीसफुली काम करने दे। तभी रेगो अचानक गायरो के पास अपीयर हो जाता है। रेगो इरिटेटेड होता है क्योंकि वो सो रहा था, लेकिन गायरो और इची की बहस ने उसकी नींद भी खराब कर दी। रेगो इची को देखकर बोलता है कि शायद ब्यूरो में लोगों की कमी पड़ गई है, तभी तो उन्होंने सिर्फ एक लड़की को उनकी सिक्योरिटी के लिए भेजा। इची रेगो को गुस्से से देखती है। वो कहती है कि वो जैसे डर्टी मोनोके से बात नहीं करती। रेगो फिर भी उससे प्रोवोक करता रहता है। उसका कहना था कि इची के पास वैसे भी अभी कुछ और प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन ट्रक के फ्रंट में सिचुएशन अचानक बदल जाती है। दोनों ड्राइवर्स एक ऐसे एरिया में एंटर कर चुके थे जो घने फॉग से कंप्लीटली कवर था। एक ड्राइवर को समझ नहीं आता कि यहाँ इतनी थिक मिस्ट क्यों है। दूसरा बताता है कि वो माउंटेन रीजन के पास पहुंच रहे हैं, शायद फॉग वहीं से आ रही है। तभी ड्राइवर को रोड के बीच एक आदमी खड़ा हुआ नजर आता है। फॉग के अंदर वो फिगर बिल्कुल स्टिल खड़ा था। ड्राइवर तुरंत अपने पार्टनर को बताने के लिए मुड़ता है, लेकिन अगले ही सेकंड उसकी आंखों के सामने एक हॉरिफाइंग सीन होता है। वही अजीब ग्लासेस वाला आदमी उसके पार्टनर के बिल्कुल पास खड़ा होता है, और उसने उसका सर बॉडी से अलग कर दिया था।
ट्रक के अंदर अचानक एक टेरिफाइंग स्क्रीम गूंजती है। उसके तुरंत बाद एक पावरफुल झटका लगता है। जायरो और इची दोनों बैलेंस खोकर गिर पड़ते हैं। ट्रक की लाइट्स भी फ्लिकर करने लगती हैं। इची तुरंत समझ जाती है कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। वो खड़ी होती है और जायरो को ट्रक के अंदर ही रहने का ऑर्डर देती है। इची खुद बाहर जाकर सिचुएशन चेक करने वाली थी। गायरो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इची बिना उसकी बात सुने दूर बंद कर देती है। फिर वो ट्रक से बाहर निकल जाती है। बाहर आते ही इची सराउंडिंग्स को ध्यान से देखती है। उससे तुरंत रियलाइज होता है कि वो लोग एक स्पेक्ट्रल मिस्ट जोन में एंटर कर चुके हैं। इची शॉक में सोचती है कि उससे इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे हो गई। तभी उसके पीछे से एक अननोन वॉइस सुनाई देती है। इची धीरे से मुड़ती है और उसके सामने वही अजीब ग्लासेस वाला आदमी नजर आता है। वो एक मैसिव मॉन्स्ट्रस क्रीचर के ऊपर बैठा हुआ था। नीचे वही क्रीचर दोनों ट्रक ड्राइवर्स को डिवावर कर रहा था। आदमी के चेहरे पर अजीब सी एक्साइटमेंट थी। वो कहता है कि वो इस मिशन को लेकर काफी एक्साइटेड था। वो आदमी ब्यूरो के खिलाफ एक जबरदस्त फाइट की उम्मीद लेकर आया था, लेकिन उसके सामने सिर्फ 2 बेकार ड्राइवर्स और एक फीमेल गार्ड थी। इच्छी ये सुनकर और इरिटेट हो जाती है। वो मन ही मन सोचती है कि हर आदमी इतना सेक्सिस्ट क्यों होता है। फिर वो अपनी वॉच पर टैप करती है। अगले ही पल उसका बैटल यूनिफॉर्म एक्टिवेट हो जाता है। दिखने में वो उसके नॉर्मल आउटफिट से ज़्यादा अलग नहीं था, लेकिन अब इची प्रॉपर कॉम्बैट के लिए रेडी थी। ग्लासेस वाला आदमी फाइनली एक्साइटेड हो जाता है। वो अपने जायंट पार्टनर को चिल्लाता है कि खाना बाद में खा लेना, अब उन्हें दोबारा फाइट करनी थी। अचानक घनी मिस्ट उन दोनों को कवर कर लेती है और दोनों अपने असली मोनोके फॉर्म्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। इची बिना वक्त बर्बाद किए अपनी गन निकाल लेती है। वो लगातार बुलेट्स फायर करना शुरू कर देती है, लेकिन जायंट मोनोके पर इसका ज़रा भी इफेक्ट नहीं होता। वो बस अपने मासिव आर्म से सारी फायरिंग रोक देता है। इसी डिस्ट्रैक्शन का फ़ायदा उठाकर ग्लासेस वाला मोनोके इची के पीछे पहुंच जाता है। वो अचानक अटैक करता है। इची किसी तरह उसका स्ट्राइक डॉज कर लेती है, लेकिन अटैक की फोर्स यूज सीधा जायंट की तरफ ढकेल देती है। इची तुरंत अपना नाइफ निकालती है। वो जायंट की फिस्ट में ब्लेड घुसा देती है। इससे वो खुद को क्रश होने से बचा लेती है। साथ ही वो जायंट पर काउंटर स्लैश करने की कोशिश करती है। फिर इची सेफली ज़मीन पर लैंड करती है। अब उससे समझ आ चुका था कि फाइट बिल्कुल ईजी नहीं होने वाली। उसके सामने 2 मोनोके थे और दोनों की फाइटिंग एबिलिटीज़ अलग थीं। इच्छी जायंट को ध्यान से ऑब्जर्व करती है। वो फिजिकली एक्सट्रीमली पावरफुल था, लेकिन इंटेलिजेंस के मामले में बिल्कुल डम। दूसरी तरफ ग्लासेस वाला मोनोके ज़्यादा डेंजरस लग रहा था। वो क्लियरली इस पूरी फाइट का मास्टरमाइंड था, लेकिन इच्छी को एनालिसिस करने का ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। थिन मोनोके अचानक उसके पीछे अपीयर हो जाता है और एक पावरफुल पंच सीधा इच्छी को ट्रक के अंदर दे मारता है। ट्रक के अंदर गायरो को एक जोर का इम्पैक्ट सुनाई देता है। वो तुरंत सोचता है कि बाहर आखिर हो क्या रहा है। रेगो कामली उससे बताता है कि मोनोके ने अटैक कर दिया है। वो ये भी बताता है कि जब गायरो इची से बहस कर रहा था, तभी रेगो ने कुछ अनयूजुअल सेंस कर लिया था। वो लोग स्पेक्ट्रल जोन में एंटर कर चुके थे। जायरो को अभी भी कुछ समझ नहीं आता। रेगो सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करता है। स्पेक्ट्रल जोन एक ऐसी जगह है जो ह्यूमन वर्ल्ड से अलग होती है और ये मोनोके का टेरिटरी है। जायरो एक्सप्लेनेशन को प्रॉपरली समझ नहीं पाता, लेकिन उसके लिए एक चीज़ क्लियर थी, उसे बाहर जाकर इची की हेल्प करनी थी। वो रेगो से कहता है कि पहले उसके हैंडकफ्स तोड़ने में हेल्प करे, लेकिन रेगो मना कर देता है। ये नॉर्मल हैंडकफ्स नहीं थे, इन्हें स्पेशली स्पेक्ट्रल एनर्जी को ब्लॉक करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, इसलिए रेगो भी उन्हें ब्रेक नहीं कर सकता था। जायरो का पेशेंस खत्म होने लगता है। वो कहता है कि इची से ही हैंडकफ्स खुलवा लेगा, लेकिन रेगो उससे रोकता है। उसके हिसाब से ब्यूरो और मोनोके को आपस में लड़ने देना ही बेटर है, फिर दोनों वहां से निकल सकते हैं। क्योंकि ब्यूरो के लिए भी गायरो एक नॉर्मल इंसान नहीं था और मोनोके के लिए भी वो सिर्फ एक यूजफुल स्पेसिमन था। दोनों साइड्स उसका इस्तेमाल करना चाहती थी। तो रेगो पूछता है कि गायरो को इस फाइट में पड़ने की ज़रूरत ही क्या है। जायरो का मानना है कि बाहर कोई उनकी सेफ्टी के लिए फाइट कर रहा है और अगर वो अंदर चुपचाप बैठा रहा तो खुद को मर्द कहने का भी हक नहीं है। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं होती कि ट्रक के पीछे से एक जबरदस्त पंच पड़ता है। जायंट का अटैक इतना पावरफुल होता है कि पूरा ट्रक 2 टुकड़ों में स्प्लिट हो जाता है और जायरो दूर जाकर गिरता है। ट्रक के ऊपर चढ़कर वो पतला मोनोके जायरो को देखता है। उसे ऑर्डर मिला है कि जायरो को जिंदा वापस लेकर जाना है, लेकिन उसे इस मिशन में कोई खास इंटरेस्ट नहीं, इसलिए वो जायरो को सिर्फ 10 सेकंड देता है, या तो पीसफुली सरेंडर करो या फिर उनका फूड बन जाओ। जायरो तुरंत इची की तरफ मुड़ता है और अपने हैंडकफ्स खोलने के लिए कहता है, लेकिन इची मना कर देती है। जायरो को यकीन ही नहीं होता कि वो इतनी सीरियस सिचुएशन में भी उससे फ्री नहीं कर रही।
तभी मोनोके का काउंटडाउन खत्म हो जाता है और वो जायरो को खाने के लिए रेडी हो जाता है। जायरो दोबारा इची से कफ्स खोलने की रिक्वेस्ट करता है। ये सिचुएशन इची को उसके पास्ट में ले जाती है। उसे अपनी माँ का फ्यूनरल याद आता है, जो ब्यूरो के लिए मोनोके के खिलाफ लोगों को प्रोटेक्ट करते हुए मर गई थी। उसी दिन इची ने अपने फादर से प्रॉमिस किया था कि वो ट्रेनिंग करेगी और एक दिन अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराएगी। लेकिन जायरो की आवाज उसे मेमोरीज से बाहर ले आती है। जायरो समझ जाता है कि इची अपना ड्यूटी परफेक्टली कंप्लीट करना चाहती है और इस वक्त उसका ड्यूटी का मतलब है जायरो को कफ से फ्री करना। जायंट दोबारा अटैक करने ही वाला होता है कि इची फाइनली डिसीजन लेती है। वो डीप ब्रेथ लेती है, अपनी ब्लेड से जायरो के हैंडकफ्स कट कर देती है और उसकी सारी पावर्स रिलीज हो जाती हैं। जायरो बिना वक्त वेस्ट किए हवा में जंप करता है। रेगो की पावर के साथ मिलकर वो एक डेवस्टेटिंग पंच जायंट पर लैंड करता है। इम्पैक्ट इतना मैसिव होता है कि वो जायंट कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। पतला मोनोके जायरो की पावर देखकर शॉक में रह जाता है, लेकिन इची उसे रिएक्शन का मौका भी नहीं देती। वो सडनली उसके पीछे अपीयर होती है और अपनी ब्लेड से उस पर अटैक करके उसे भी खत्म कर देती है। फाइट के बाद जायरो खड़ा होता है और इची को बताता है कि उसने उनके लिए फाइट किया, जबकि जायरो ने उसकी हेल्प करने के लिए फाइट किया। इसलिए अब दोनों का हिसाब बराबर है। इची भी पहली बार जायरो को थोड़ी रिस्पेक्ट के साथ देखती है। अब ट्रक डिस्ट्रॉय हो चुका है, इसलिए दोनों के पास हेडक्वार्टर्स तक पैदल जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता और इस जर्नी को कंप्लीट करने में उन्हें पूरा एक दिन लग जाता है। अगली सुबह गायरो पियर के पास उठता है और ब्रशिंग करते हुए पिछले एक हफ्ते के इवेंट्स के बारे में सोचता है। सिर्फ एक वीक में उसे मोनोनोके के एग्जिस्टेंस का पता चला, 2 बार उनके अटैक्स फेस किए और अब वो एक कंप्लीटली अनफेमिलियर जगह पर खड़ा है। तभी शीबा उससे पूछता है कि उसे यहाँ कैसा लग रहा है। गायरो कंप्लेन करता है कि उसे एक भी प्रॉपर प्राइवेट मोमेंट नहीं मिला क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के लोग उस पर कॉन्स्टेंटली नजर रख रहे हैं। शीबा एक्सप्लेन करता है कि सर्वेलेंस गायरो की सेफ्टी और ऑर्गेनाइजेशन दोनों के लिए जरूरी है। ये जगह सेकेंड स्क्वाड का हेडक्वार्टर्स है और अब गायरो भी यहीं एक एजेंट के तौर पर काम करेगा। शीबा उनकी स्क्वाड का नाम भी रिवील करता है, ब्लैक टॉर्च। लेकिन गायरो को इस सब में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। शीबा के सामने अब एक और प्रॉब्लम है। गायरो को सिर्फ रिक्रूट करना इनफ नहीं होगा, उसे टीम के साथ प्रॉपर्ली वर्क करना भी सिखाना पड़ेगा। तभी एक कार हेडक्वार्टर्स के पास आकर रुकती है। उसमें से एक यंग वुमन बाहर निकलती है और सबको गुड मॉर्निंग कहती है। शीबा उसका इंट्रोडक्शन कराता है। ये हाना है, सेकेंड स्क्वाड की असिस्टेंट चीफ। हाना के साथ एक और यंग मैन भी कार से बाहर निकलता है। वो गायरो की एज का ही लगता है और हाना की इतनी तारीफ करता है कि उसकी एक्साइटमेंट ईजिली नोटिस हो जाती है। शीबा बताता है कि उस लड़के का नाम रे है। वो भी एक रुकी एजेंट है जो ब्लैक टॉर्च ज्वाइन कर रहा है। लेकिन रे का बैकग्राउंड ऑर्डिनरी नहीं है। वो इची की तरह एक फेमस स्पाई फैमिली से बिलोंग करता है। गायरो को रे पहली नज़र में ही पसंद नहीं आता। वेयर हाउस के अंदर पहुंचने के बाद रे सीधा इची के पास जाता है और उसकी ब्यूटी की तारीफ करता है, जिससे इची ब्लश करने लगती है। लेकिन अगले ही मोमेंट रे गायरो की तरफ डिस्गस्ट के साथ देखता है और उससे सवाल करने लगता है कि आखिर ये लड़का है कौन। रे का गायरो को देखने का एटीट्यूड बिल्कुल क्लियर था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि गायरो जैसा कोई आउटसाइडर उनकी यूनिट का पार्ट कैसे बन गया। एटमॉस्फेयर गर्म होने ही वाला था कि शीबा ने दोनों के बीच फाइट करवाने का डिसीजन ले लिया। वेयरहाउस के बाहर दोनों शोडाउन के लिए रेडी हो जाते हैं। अब ये सिर्फ एक नॉर्मल स्पारिंग मैच नहीं था। दोनों ये प्रूव करना चाहते थे कि टीम में असली स्ट्रॉन्ग गाय कौन है। तभी गायरो के पीछे रिगो अपीयर होता है। वो नींद से बोर होकर कंप्लेन करता है कि उसे पीसफुली नैप भी नहीं लेने दिया जा रहा। गायरो उसे वापस सोने के लिए बोलता है क्योंकि उसने रीगो का बुलाया ही नहीं था। लेकिन रीगो बताता है कि उससे रे की नज़रें क्लियरली फील हो रही थी। रे उससे भी कंटिन्यूसली स्टेयर कर रहा था और रीगो को ये इग्नोर करना पॉसिबल नहीं लगा। गायरो एक्सप्लेन करता है कि रे एक्चुअली उससे फाइट करना चाहता है, इसी वजह से सब यहाँ खड़े हैं। रीगो को इस फाइट में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता और वो वापस सोने के लिए चला जाता है। अब रे अपनी स्वॉर्ड रेडी करता है। गायरो तुरंत शीबा से कंप्लेन करता है कि रे को वेपन क्यों मिला है जबकि वो खुद एम्प्टी हैंडेड है। शीबा बताती है कि रे एक पुरानी फैमिली से बिलोंग करता है जिन्होंने शोगन की सर्विस की थी। उसकी फैमिली जनरेशन से स्वॉर्ड्समैनशिप में एक्सपर्ट रही है। उनके एंसेस्टर्स ने शोगन और प्रिंसेस को भी स्वॉर्ड फाइटिंग सिखाई थी। लेकिन शेबा ये भी क्लियर कर देती है कि जायरो को भी अपनी चॉइस का वेपन लेने की परमिशन है। रे जायरो को एक्साइटेड होकर चैलेंज करता है कि वो अपना नया वेपन यूज करे और बिल्कुल होल्ड बैक ना करे। जायरो रेगो की तरफ पॉइंट करके क्लियर करता है कि रेगो कोई वेपन नहीं बल्कि एक कैट है और इस डुअल का उससे कोई लेना देना नहीं। जायरो रेगो को फाइट के बीच इंटरफेयर ना करने के लिए बोलता है। रेगो भी सीधा कह देता है कि उससे कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो वापस सोने जा रहा है।
अगले ही मोमेंट वो डिसअपियर हो जाता है, लेकिन तभी रे अपनी स्वॉर्ड जमीन पर गिरा देता है और जायरो की तरफ पीठ करके खड़ा हो जाता है। जायरो कंफ्यूज हो जाता है। रे एक्सप्लेन करता है कि अगर वो अपने नॉर्मल स्टाइल में फाइट करेगा तो बैटल कुछ ही सेकंड्स में खत्म हो जाएगी। उसके हिसाब से ये स्पेक्टेटर्स के लिए भी बोरिंग होगा, इसलिए वो फाइट को थोड़ा फेयर बनाने के लिए अपनी आंखें तक बंद करने का डिसीजन लेता है। रे का ये एटीट्यूड जायरो को और भड़का देता है। जायरो गुस्से में उससे चैलेंज करता है और डिसाइड करता है कि अब वो उसके फेस पर सीधा पंच मारेगा। सब लोग देख रहे होते हैं और गायरो सडनली रे की तरफ स्प्रिंट करता है। वो हवा में जंप करके रे के हेड के पीछे पंच मारने की पोजीशन में आ जाता है। रे समुंदर की तरफ फेस करके आंखें बंद किए खड़ा रहता है। इची को डाउट होता है कि शायद गायरो फुटस्टेप्स हाइड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन शेबा के अकॉर्डिंग गायरो इतना हॉट हेडेड है कि वो इतना कॉम्प्लिकेटेड प्लान सोच ही नहीं रहा होगा। प्रॉब्लम यह है कि रे के पास ऑलमोस्ट 360 डिग्री अवेयरनेस है। उसकी सेंसिंग एबिलिटी उसे एक मूविंग बॉल ऑफ प्लेट्स जैसा बना देती है और एग्जैक्टली उसी मोमेंट रे रिएक्ट करता है। बिना आंखें खोले रे लाइटनिंग फास्ट स्पीड से टर्न करता है, स्वॉर्ड ड्रॉ करता है और एक ही स्ट्राइक में गायरो के फेस पर हिट कर देता है। गायरो सीधा जमीन पर जा गिरता है। इची को गायरो के लिए बुरा लगता है, लेकिन रे ऑलरेडी फाइट एंड करने की बात करने लगता है। उसका मानना है कि अगर ये बैटल कंटिन्यू हुई तो गायरो सीरियसली हर्ट हो सकता है, क्योंकि वो ऐसे स्वॉर्ड स्ट्राइक्स हैंडल नहीं कर पाएगा। लेकिन शेबा रे को रोक देता है और उसे पीछे देखने के लिए कहता है। रे जैसे ही मुड़ता है, उसके सामने गायरो दोबारा खड़ा होता है। गायरो अपने कपड़ों से डस्ट हटाता है और कैजुअली बोलता है कि ये बस एक स्क्रैच था। रे भी मान लेता है कि गायरो की रेजिलियंस एक्सपेक्टेड से काफ़ी ज़्यादा है। गायरो फिर रिवील करता है कि बचपन से उसका ग्रैंडफादर उसे ब्रूटली ट्रेन करता रहा है, इसलिए रे की सोर्ड्समैनशिप के कुछ स्ट्राइक्स उसे ईजिली डाउन नहीं कर सकते। लेकिन गायरो की एक बात रे को इंस्टेंटली ट्रिगर कर देती है। गायरो ने सोर्ड्समैनशिप को सिर्फ एक प्ले जैसा ट्रीट कर दिया था। रे के लिए सोर्ड्समैनशिप कोई गेम नहीं है, ये उसके फैमिली को जेनरेशन से इनहेरिट हुई एक डेडली आर्ट है, एक ऐसी टेक्निक जिसका पर्पस ही किल करना है। और रे के अकॉर्डिंग इस सीक्रेट फैमिली आर्ट का डिसरिस्पेक्ट करना डेथ वर्दी ऑफेंस है। गायरो बस स्माइल करता है। अब उसे समझ आ चुका था कि रे को प्रोवोक करने का परफेक्ट पॉइंट क्या है, और गायरो के लिए फाइट अब और इंटरेस्टिंग होने वाली थी। रे गायरो को पनिश करने के लिए रेडी हो जाता है। इची को भी फील हो जाता है कि अब फाइट इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वो हना से रिकॉर्डिंग प्रॉपरली करने के लिए कहती है। गायरो एक बार फिर रे की तरफ सीधा रश करता है। रे को लगता है कि गायरो बस वही सेम स्ट्रैटेजी रिपीट करने वाला है, बार बार चार्ज करो और तब तक ट्राई करते रहो जब तक अटैक काम ना कर जाए। लेकिन इस बार रे फाइट को जल्दी फिनिश करना चाहता है। वो एक पावरफुल स्वॉर्ड स्लैश के साथ गायरो को खत्म करने के लिए अटैक करता है, और तभी अनएक्सपेक्टेड चीज होती है। जैसे ही रे की स्वॉर्ड गायरो तक पहुंचती है, ब्लेड 2 टुकड़ों में टूट जाती है। रे कुछ समझ भी नहीं पाता कि गायरो का पावरफुल पंच सीधा उसके फेस पर लगता है और वो जमीन पर जा गिरता है। रे को समझ नहीं आता कि उसकी स्वॉर्ड कैसे टूट गई, लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद उसे पूरी स्ट्रैटेजी समझ आ जाती है। गायरो का टारगेट पहले से रे नहीं बल्कि उसकी स्वॉर्ड थी। पहली बार जब रे ने गायरो को स्ट्राइक किया था, गायरो ने उस अटैक को सिर्फ सर्वाइव नहीं किया था, उसने रे के मूवमेंट और टाइमिंग को ऑब्जर्व कर लिया था। जब रे ने सेकंड टाइम ऑलमोस्ट वही अटैक रिपीट किया, गायरो ऑलरेडी उसकी टाइमिंग कैलकुलेट कर चुका था। इसलिए एग्जैक्ट मोमेंट पर गायरो ने काउंटर करके स्वॉर्ड को हिट कर दिया और उसे तोड़ दिया। गायरो हंसकर कहता है कि अब दोनों इक्वल पोजीशन पर है। फर्क सिर्फ इतना है कि रे के पास अब वो स्वॉर्ड भी नहीं है जिसे वो अपना बिगेस्ट एडवांटेज समझ रहा था। गायरो उसे सरेंडर करने का चांस देता है, लेकिन रे इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो अपने फेस से ब्लड वाइप करता है, ग्लासेस दोबारा पहनता है और बिना रुके जायरो की तरफ फिर से चार्ज कर देता है। अब फाइट कंप्लीटली क्लोज रेंज ब्रॉल में बदल जाती है। दोनों एक दूसरे पर पंचेस रेन कर देते हैं। एक पंच जायरो के फेस पर लगता है, फिर रे को पंच मिलता है। दोनों बार बार एक दूसरे को हिट करते रहते हैं और आखिर में कंटिन्यूस इम्पैक्ट्स के बाद दोनों एक साथ नॉकआउट हो जाते हैं। कुछ देर बाद रे को होश आता है। आंखें खोलते ही वो देखता है कि जायरो पास ही जमीन पर बैठा हुआ है। जायरो बताता है कि वो सिर्फ कुछ मिनट्स पहले ही उठा है, मतलब रिजल्ट क्लियर है, फाइट ड्रॉ थी। लेकिन रे एक इंपॉर्टेंट बात एडमिट करता है, जायरो उससे पहले होश में आ गया था। जायरो उसकी तरफ जूस का कैन थ्रो करता है और मानता है कि रे का फर्स्ट अटैक एक्चुअली उसकी जान ले सकता था।